पैंक्रियाटिक कैंसर एक काफ़ी कॉमन कैंसर है जिसका इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ भी रहा है आजकल। और मेनली देखा गया है जो लोग स्मोकर्स हैं उसमें एक हाई रिस्क होता है, या फिर जिनको पहले कभी क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस हुआ हुआ हो, या फिर कोई जेनेटिक फैक्टर्स हो, या स्पेशली वो लोग हमारे देश में तो ज़्यादा नहीं बट फिर भी जो रेड मीट ज़्यादा खाते हैं उनमें रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि एकदम पेट के बीचों बीच है। तो जब तक कि सिम्टम्स कॉज करता है, जब छोटा छोटा बन रहा होगा तो सिम्टम्स नहीं आएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। जब वो फाइनली बड़ा होता है, जब सिम्टम्स कॉज करता है जैसे कि जॉन्डिस या फिर कोई और रुकावट, तब तक जनरली स्प्रेड हो चुका होता है और इसलिए काफ़ी देरी में पता चलता है। मेरे को लगता है लैक ऑफ अवेयरनेस है, अवेयरनेस, और दूसरा लोगों को पता भी नहीं है कि ये सिम्टम्स वार्निंग साइंस है। जब भी ये आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग समझे, जैसे आपने बताया पीलिया होना, पेट में दर्द होना, अकारण वेट लॉस होना, डाइट कम होना, इन साइंस को इग्नोर ना करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें लगता है कि रोल चाहिए कि एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स और करे जाएं, जिसमें एक लोगों को अर्लियर स्क्रीनिंग के लिए मोटिवेट किया जाए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए। कैंसर का इलाज थोड़ा सा ज़रूर महंगा है अभी भी आज की डेट में। सरकारी अस्पतालों में सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो इसीलिए दो सजेशन ज़रूर मैं देना चाहूँगा। एक तो भारत सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, उसमें कवरेज एक्सपैंड किया जाए, डिजीज स्पेसिफिक लिमिटेशंस ना हो, और एक जो प्राइवेट में लोग हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं। हम अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस तो कराते हैं बट अपनी बॉडी की नहीं कराते। तो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत मैंडेटरी है, चाहे वो सरकार के थ्रू हो चाहे हमारे थ्रू हो। डॉक्टर अभिषेक, वेलकम ऑन हेल्थ ऑन एयर। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए कि पैनक्रियाटिक कैंसर क्या है और इससे सबसे घातक कैंसरों में क्यों माना जाता है? बिल्कुल सर। पैंक्रियाटिक कैंसर एक काफ़ी कॉमन कैंसर है जिसका इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ भी रहा है आजकल। और मेनली देखा गया है जो लोग स्मोकर्स हैं उसमें एक हाई रिस्क होता है, या फिर जिनको पहले कभी क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस हुआ हुआ हो, या फिर कोई जेनेटिक फैक्टर्स हो, या स्पेशली वो लोग हमारे देश में तो ज़्यादा नहीं बट फिर भी जो रेड मीट ज़्यादा खाते हैं उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। ये घातक इसलिए माना जाता है कि जब भी पैंक्रियाज में कैंसर बनेगा तो एकदम हमारे पेट के सेंटर में होता है। सारे आसपास इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो ड्यूोडेनम हमारी जो छोटी आंत होती है वो होती है, लिवर बगल में है, पेट बगल में है, स्प्लीन बगल में है। तो जब भी ये कैंसर बढ़ता है तो काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स कॉज करता है, और इसका कोई बहुत कारगर इलाज भी नहीं है, जो अभी हम बात करेंगे बाकी इलाज के एस्पेक्ट्स की भी। बट देखा गया कि काफ़ी पुअर सर्वाइवल रेट है, इसीलिए इसको वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू ट्रीट कैंसर्स का दर्जा दिया जाता है। अच्छा, पैनक्रियाटिक कैंसर का पता अक्सर बहुत देर से क्यों चलता है? क्योंकि एकदम पेट के बीचों बीच है, तो जब तक कि सिम्टम्स कॉज करता है, जब छोटा छोटा बन रहा होगा तो सिम्टम्स नहीं आएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। जब वो फाइनली बड़ा होता है, जब सिम्टम्स कॉज करता है जैसे कि जॉन्डिस या फिर कोई और रुकावट, तब तक जनरली स्प्रेड हो चुका होता है और इसलिए काफी देरी में पता चलता है। एट द सेम टाइम क्योंकि एकदम सेंटर ऑफ पेट में है, डीप है, तो उसको पिकअप करना अगर अर्ली स्टेज पे, मान लीजिए हम अगर बात करते हैं लिवर कैंसर की, उसको हम अल्ट्रासाउंड पे पिकअप कर सकते हैं। बट पैंक्रियाटिक कैंसर क्योंकि डीप स्ट्रक्चर है, उसको अल्ट्रासाउंड पे भी कई बार मिस हो जाता है, इसलिए अगर बहुत ज्यादा सस्पेशन नहीं है तो कई बार वो रूटीन चेकअप्स में भी मिस हो जाता है। अच्छा, व्हाट आर द अर्ली वार्निंग साइंस पीपल शुड नेवर इग्नोर अबाउट पैनक्रियाटिक कैंसर? अगर सेंटर ऑफ अब्डोमेन यानी सेंटर ऑफ पेट में अगर क्रॉनिक दर्द रहता है जो कमर तक पीछे की तरफ जाता है, अगर आप स्मोकिंग की आपकी हिस्ट्री है, आपका मीट ईटिंग ज़्यादा है, फैमिली में डायबिटीज़ या कोई और जेनेटिक डिजीज़ की हिस्ट्री है, और फिर भी आपको दर्द हो रहा है या जॉन्डिस के कुछ सिम्टम्स आते हैं, सो दीज आर द सिम्टम्स कि आपको इमीडिएटली फॉरन मेडिकल अटेंशन सीक करनी है और डॉक्टर को दिखा के अपना वर्कअप कराना है। अच्छा, इज डायबिटिक रिस्क फैक्टर फॉर पैनक्रियाटिक कैंसर और कैन पैनक्रियाटिक कैंसर इटसेल्फ कॉज डायबिटीज? सो बोथ आर रिलेटेबल। डायबिटीज क्योंकि पैंक्रियाज से लिंक्ड होता है, हमें पता है कि पैंक्रियाज में सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, तो अगर उनमें गड़बड़ है, डायबिटिक्स में वो गड़बड़ होते हैं सेल्स, तो वो लोग ज्यादा रिस्क पे होते हैं कैंसर बनने के। और यस, पैंक्रियाटिक कैंसर अपने आप में भी डायबिटीज कॉज कर सकता है, क्योंकि वो सेल्स का डिसफंक्शन कर सकता है, या फिर इलाज के कारण जब आप पैंक्रियाज का पोर्शन निकालेंगे या पूरा पैंक्रियाज भी निकाल देते हैं, तब वो पेशेंट्स फिर डायबिटीज में प्रीडिस्पोज हो जाते हैं। अच्छा, क्या पैनक्रियाटिक कैंसर यंग लोगों में ज्यादा बढ़ रहा है? जनरली हम इसको कहते हैं कि ओल्ड एज डिजीज कहते थे हम, यानी 50 या 55 के बियॉन्ड देखा जाता था। बट यस, जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, आजकल जनरेशन जो हम जेन जी कहते हैं, दीज किड्स आर मोर एक्सपोज टू स्मोकिंग एंड अल्कोहल एट अ अर्लियर एज देन व्हाट वाज इन द प्रीवियस जनरेशन। तो जब ये रिस्क फैक्टर्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमने देखा गया कि आजकल कुछ कुछ इवन लेट 30s तक भी पैंक्रियाटिक कैंसर देखा जा रहा है।
अच्छा, आर देयर एनी स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल फॉर पीपल हु आर एट हाई रिस्क? बिल्कुल। एक हम रेगुलरली कहते हैं कि साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराएं अपने पेट का, ताकि हम कुछ चेकअप कर सके। एट द सेम टाइम कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जिसको हम CA 19.9 और CEA के नाम से जाना जाता है। अगर हाई रिस्क है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, या फिर परिवार में फर्स्ट रिलेशन में फर्स्ट डिग्री हम कहते हैं, उसमें किसी को पैंक्रेटिक कैंसर हुआ है, तो या फिर डायबिटीज है, या हमें पता है बाकी रिस्क फैक्टर्स जो हमने बात करी, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स की, अगर ये सब चीजें हैं तो हमें साल में एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए। और एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप, जहाँ पे रूटीन CBC, LFT, KFT और ट्यूमर मार्कर्स को हम टेस्ट कराते रहे। अच्छा, पैनक्रेटिक कैंसर की पुष्टि के लिए कौन-कौन सी जांच सबसे विश्वसनीय मानी जाती है? सबसे पहले अगर हमें अंदेशा होता है तो CT स्कैन से हम शुरू करते हैं। CT स्कैन या फिर MRI स्कैन, डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या देखना चाह रहे हैं, ये उस बीमारी को दर्शा देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अल्ट्रासाउंड पे पैंक्रियाटिक कैंसर मिस हो सकता है, तो कभी भी हमें अल्ट्रासाउंड अगर नॉर्मल रिपोर्ट आती है, उसको उसके लिए हमें कंप्लेसेंट नहीं होना है। अगर फिर भी सस्पिशन ज़्यादा है तो CT और MRI से कंफर्म करते हैं, और उसके बाद उसकी एक बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी या तो एंडोस्कोपी के ज़रिए कर सकते हैं, या फिर बाहर से CT स्कैन के ज़रिए एक पतली सुई के ज़रिए आप उसको एक FNAC या बायोप्सी करके आप प्रूव कर सकते हैं कि वो पैंक्रियाटिक कैंसर है। अच्छा, पैनक्रेटिक कैंसर अगर जल्दी पता लग जाए तो कैन इट बी क्योर्ड? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैंक्रियाटिक कैंसर अर्ली स्टेज में पिकअप हो जाए, जहाँ पे अभी तक वो फैला ना हो, तो उसके लिए सर्जरी करके बहुत कारगर उसको हम क्योर पे जा सकते हैं। अगर वो जरा सा भी फैल गया, तब जो हमने बात करी कि उसके ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सेज अच्छे नहीं होते, वो सारी चीजें शुरू हो जाती है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन, और अर्ली डिटेक्शन के बाद अगर उसको हम सर्जरी करके काट के पूरा शरीर से बाहर निकाल दें, तो बहुत अच्छे क्यूरेटिव रिस्पॉन्सेज, बहुत अच्छा क्योर अचीव करा जा सकता है। अच्छा, व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन इंडिया? सबसे लेटेस्ट ऑप्शन में बोलूंगा आजकल, अभी हमने बात करी सर्जरी की, बट अर्ली पिकअप होता नहीं है। मैं आपको अगर फिगर वाइज दूं तो पैंक्रियाटिक कैंसर के लेस देन 10% पेशेंट्स, यानी 100 में से कोई 10 या 10 में से कोई एक मरीज ही होगा जो अर्ली स्टेज में पिकअप होगा और जो सर्जरी के लिए पॉसिबल होगा। 90% के लिए सर्जरी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आजकल एक बहुत लेटेस्ट टेक्निक है जिसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोपोरेशन, IRE। इसमें हम एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट एक पतली सी सुई के जरिए जो सीधा ट्यूमर है वहां पे डालते हैं, और ये क्या करता है, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको वहां पे छोटे छोटे छेद कर देता है। तो उससे जो ट्यूमर सेल्स है वो ऑटोमेटिकली अपने आप डेड हो जाते हैं, और जो सराउंडिंग टिश्यू है हमारा पैंक्रियास का, जो वहां पे बाकी नसें हैं, वो सब प्रिजर्व हो जाती है। तो ये बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट है उन पेशेंट्स के लिए जिनके लिए सर्जरी पॉसिबल नहीं है, स्पेशली ओल्ड पेशेंट जो सर्जरी कर भी नहीं सकते, बिकॉज पैंक्रियाटिक कैंसर की सर्जरी बहुत ही, हम कहते हैं, मॉर्बिड सर्जरी होती है कि पूरा पेट खोल के पूरा पैंक्रियास काट के निकाल के, हम विपल सर्जरी के नाम से जाना जाता है उसको, ड्यूोडेनम का पार्ट काट के, लिवर की डक्ट्स काट के सब जोड़ना, बहुत सारे मरीज टॉलरेट नहीं कर पाते। तो उनके लिए कि मैं बोलूंगा रामबाण जैसा है कि आपने सुई के जरिए उस सेल्स को वहीं पे किल कर दिया, और बॉडी के अच्छे सेल्स आते हैं, डेड टिश्यू को काट के निकाल देते हैं, और वहां पे नॉर्मल एरिया ग्रो कर जाता है। अच्छा, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेट थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी क्या भूमिका निभाते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स अर्ली स्टेज पे नहीं आ पाते, उसको हम कहते हैं लोकली एडवांस स्टेज, मतलब लोकली वो कैंसर थोड़ा सा फैल गया है, या फिर कहीं और मेटास्टेसाइज कर गया। मेटास्टेसाइज मतलब कहीं बाकी ऑर्गन्स में फैल गया है। तो उस केसेस में हमारे जो ऑप्शंस हैं कीमोथेरेपी के, इम्यूनोथेरेपी के, ये रेडियोथेरेपी के, ये बहुत कारगर होते हैं, बिकॉज आप उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हो। आजकल इम्यूनोथेरेपी एक बहुत एक लैंडमार्क रेवोल्यूशन हो गया कैंसर इलाज में। इम्यूनोथेरेपी क्या करती है, आपके जो बॉडी के अपने ही सेल्स हैं, अच्छे सेल्स हैं, वो उनको ट्रेन करता है कि वो कैंसर सेल्स को पहचाने और उन कैंसर सेल्स को जाके अटैक करे। तो इवन पैंक्रियाटिक कैंसर में कुछ कुछ म्यूटेशंस आजकल पिकअप होने शुरू हो गए हैं। KRAS एक म्यूटेशन होता है, एक ऐसा जीन है जिसके चलते, म्यूटेशन होते के कारण से पैंक्रियास ओवर ग्रो करता है, कैंसर ग्रो करता है। तो उसके अगेंस्ट दवाइयां आ गई हैं ताकि आप उस जीन को रोक सके और पैंक्रियास को कंट्रोल कर सके। हैविंग सेड दैट, इन सब ट्रीटमेंट से आप बीमारी को रोक जरूर सकते हैं बट खत्म नहीं कर सकते, और देखा गया है कि इवन बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जनरली ज्यादा लंबा सर्वाइवल नहीं दे पाते। अच्छा, पैनक्रेटिक कैंसर के इलाज के लिए डॉक्टरों के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं? सबसे बड़े चैलेंजेस यही हैं कि ओल्ड एज में हमें मिलते हैं पेशेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि बीमारी ओल्ड एज की है, और जब तक कि पता चलता है वो ऑलरेडी लोकली एडवांस्ड हो चुकी होती है। तो उस टाइम पे ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, और क्योंकि ओल्ड एज में हमें पता है बाकी सारी बीमारियां, हार्ट की बीमारी लग जाती है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, ये सब के चलते
ट्रीटमेंट ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। आप बहुत हाई डोज दवाइयाँ भी नहीं दे सकते बिकॉज आपको बाकी ऑर्गन्स को भी बचा के रखना है, और ज़्यादा अग्रेसिव होंगे तो बाकी ऑर्गन्स में डैमेज होता है। तो कोई भी डॉक्टर चाहेगा कि अगर सिम्टम्स को हम अर्ली पिकअप कर सकें, या फिर हम स्क्रीनिंग, जिसको हम कहते हैं रेगुलर स्क्रीनिंग के थ्रू हम जल्दी पिकअप कर सकें, तो शायद इलाज बेटर हो सके। अच्छा, आर जेनेटिक म्यूटेशन और फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट इन पैनक्रियाटिक कैंसर? वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें पता है जीन्स म्यूटेशंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऑब्वियसली एक सिंगल जीन म्यूटेशन एब्सोल्यूट फैक्टर नहीं होता कैंसर कॉज करने में, हमें पता है मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारी हैबिट्स कैसी है, वो सब डिपेंड करती हैं। बट जेनेटिक फैक्टर वो सब आपस में जुड़ के इंटरप्ले करते हैं, एंड देन इट कॉजेज ऑल दीज थिंग्स। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है या फिर जेनेटिक म्यूटेशन है तो कैंसर बनने की अंदेशाएं बढ़ जाती हैं। एंड इवन रिस्पॉन्स कैसा करेगा बीमारी को, वो भी बहुत डिपेंड करता है जीन्स पे। कुछ जीन्स होते हैं जो अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और कुछ जीन्स होते हैं इसके कारण से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। अच्छा, पैनक्रियाटिक कैंसर के खतरे को कम करने के लिए आपकी जीवन शैली में क्या-क्या बदलाव करने की जरूरी है? सो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हम बोलते हैं कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल, एक बैलेंस डाइट को हमें फॉलो करना चाहिए। एक्टिव लाइफस्टाइल से हमारा होता है कि रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम और बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स मिले होने चाहिए। हमें जो हाई रिस्क हैबिट्स है जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, इन सबको बंद करना होगा, टोटली बंद करना होगा। एक एक कॉमन धारणा होती है कि थोड़ी सी अल्कोहल पी लिए हमारे लिए हार्ट के लिए हेल्दी भी होती है, बट अब प्रूव हो चुका है अ सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। तो ये सारी हाई रिस्क हैबिट्स बंद करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें और एक बैलेंस डाइट करें। आज रिसेंटली अभी इंटरनेशनल योगा डे गया, सो योगा और एक्सरसाइज इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू कीप योर बॉडी अ हेल्दी बॉडी। अच्छा, जो लोग बिना कारण वजन कम हो रहा है, जिनका लगातार पेट खराब होता है या पीठ में दर्द है या पीलिया जैसे लक्षण को नजरअंदाज कर देते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? एक सिंपल संदेश है कि देखो, अगर हम लक्षणों को नजरअंदाज कर रहे हैं, वो बीमारी अपने आप ठीक नहीं होगी, बट दोबारा वापस आके और बुरी तरीके से हिट करेगी। एक एक कॉमन एक हिंदी में मुहावरा होता है कि कबूतर अगर आंख बंद कर लेगा तो बिल्ली उसे नहीं खाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो ये वार्निंग साइंस हैं, पीलिया होना, पेट में दर्द होना, एक बिना कारण के डाइट लॉस होना या फिर वेट कम होना, दीज आर वार्निंग साइंस। तो इसके लिए अगर जरा से भी साइंस महसूस होते हैं तो हमें फॉरन मेडिकल अटेंशन सीख करना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया, जितना जल्दी आप पिकअप कर पाएंगे उतना अच्छा सर्वाइवल बढ़ता चले जाएगा। जैसे हम देरी करेंगे और अगर वो बीमारी फैल गई तो उतना ही सर्वाइवल कम होता चलेगा। अच्छा, भारत में ज्यादातर लोग हॉस्पिटल लेट पहुंचते हैं जब कैंसर आगे बढ़ चुका होता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है? मेरे को लगता है लैक ऑफ अवेयरनेस है, अवेयरनेस, और दूसरा लोगों को पता भी नहीं है कि ये सिम्टम्स वार्निंग साइंस है। जब भी आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग समझे, जैसे आपने बताया, पीलिया होना, पेट में दर्द होना, अकारण वेट लॉस होना, डाइट कम होना, इन साइंस को इग्नोर ना करें। हमारे ज्यादातर हम सोचते हैं या तो गूगल कर लेते हैं या फिर एक किसी घर में रिश्तेदार से पूछ लेंगे, तो वो कुछ एक देसी नुस्खे बता देते हैं कि अच्छा आज ये पानी पी लो, आज ये कर लो, उससे ठीक हो जाओगे। तो जब तक कि वो ट्राई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, 2-3 महीने निकल जाते हैं, पता लगा कि वो और बीमारी बढ़ती चली गई, और फिर एक मेडिकल अटेंशन सीख की जाती है। तो आई थिंक दीज आर वार्निंग साइंस। घबराए नहीं, बट एक टाइमली मेडिकल अटेंशन लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो पूरा आपका सर्वाइवल उस पर डिपेंड करेगा। और इसमें भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें लगता है कि रोल चाहिए कि एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स और करे जाएं, जिसमें एक लोगों को अर्लियर स्क्रीनिंग के लिए मोटिवेट किया जाए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए, जैसे कि हेल्थ मिशन होते थे पहले जमाने में कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। तो मेरे को लगता है कैंसर के लिए इट इज हाई टाइम, स्पेशली पैंक्रियाटिक कैंसर जो इतना खतरनाक है, जो आपको टाइम नहीं देता, तो उसके लिए जितनी ज्यादा हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा लोग उसको अर्ली पिकअप कर पाएंगे, वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हैबिट्स चेंज कर पाएंगे। उसके अलावा हमारी हेल्थ केयर, वी नो दैट इट इज ऑलवेज ओवरबर्डन। चाहे सरकारी अस्पताल आप देख ले, हमेशा फुल रहते हैं। तो आई थिंक हमारा सरकार डेफिनेटली वर्क कर रही है, नए एम्स खुल रहे हैं, बट स्टिल हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा ग्रोथ चाहिए हॉस्पिटल्स की, मेडिकल स्टाफ की, चाहे वो डॉक्टर्स या नर्सेज हो, एंड डेफिनेटली जो कैंसर में ट्रेंड हो, बिकॉज एक एक आम डॉक्टर जो कैंसर में ट्रेंड नहीं है, उसके लिए कैंसर को इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए डेडिकेटेड सेंटर्स जो कैंसर ट्रेनिंग डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ को सबको दे पाए, आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द आवर। प्राइमरी सेंटर्स हैं, या फिर जो इवन दिल्ली की हम बात करें, जो जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स है, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट हर जगह नहीं है, तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट अगर मैं बात करूंगा दिल्ली में बड़े अस्पतालों में ही है, जैसे कि एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, एलएनजेपी हो गया, लेडी हार्डिंग हो गया। बट बाकी जो छोटे अस्पताल है जो 200, 300, 400 बेड के, वहां पर अभी तक ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो आई थिंक
ज़्यादा ज़रूरत है कि उन छोटे अस्पतालों में भी जो एक आम जनता जहाँ पे जाती है, जो सीधा वो एम्स जाने में तो उसको 2 3 महीने का टाइम लगेगा, तो एक जो नॉर्मल छोटा अस्पताल है जहाँ पे उसकी रीच है, वहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तो आई थिंक मोर एंड मोर पीपल विल बी एबल टू बेनिफिट। अच्छा, क्या आधुनिक इलाज आम भारतीय मरीज की पहुंच और आर्थिक क्षमता में है? कैंसर का इलाज थोड़ा सा ज़रूर महंगा है अभी भी आज की डेट में। सरकारी अस्पतालों में सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा मेरे को लगता है कि एक आम जो हमारा एक सिटीजन है देश का, उसकी शायद अगर वो खर्च करना चाहेगा तो जाएगा तो उसके फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो इसीलिए दो सजेशन ज़रूर मैं देना चाहूँगा। एक तो भारत सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, उसमें कवरेज एक्सपैंड किया जाए, डिजीज स्पेसिफिक लिमिटेशंस ना हो, और एक जो प्राइवेट में लोग हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं, बिकॉज आई थिंक कोविड में हमने सबने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस कितनी जरूरी है, तो उसी को नजरअंदाज ना करें। हम अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस तो कराते हैं बट अपनी बॉडी की नहीं कराते। तो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत मैंडेटरी है, चाहे वो सरकार के थ्रू हो चाहे हमारे थ्रू हो, और अगर वो कवरेज बढ़ता है तो होपफुली धीरे 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 लोग उसको अफोर्ड कर सकेंगे, बट टिल दैट टाइम मेरे को लगता है अभी भी थोड़ा सा इलाज एक आम जनता के बजट से थोड़ा सा बाहर जाता है। अगर आपको भारत में पैनक्रियाटिक कैंसर से होने वाली मौतों को कम करने के लिए सिर्फ 3 सुझाव देने हो तो वे क्या होंगे? एक हेल्दी लाइफस्टाइल, नंबर वन, सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल ऑन लिविंग ऑफ बैड हैबिट्स, कि जब तक हम स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं कर छोड़ेंगे तो दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। हेल्दी लाइफस्टाइल इज नंबर वन। नंबर टू इज अर्ली डिटेक्शन, कि अगर आपको लगता है कि वार्निंग साइंस हैं जो हमने बात करी, कमर में दर्द की, जॉन्डिस की, वेट लॉस की, लॉस ऑफ एपेटाइट की, तो उसको इग्नोर ना करें, देसी नुस्खों पे ना जाएं। आप अटेंशन जरूर लें, मेडिकल अटेंशन, उसके बाद आपको जो देसी नुस्खा फॉलो करना वो स्टिल कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपका चेकअप हो चुका होगा। और तीसरा, उससे घबराए ना, अवेयरनेस, क्या आपको पता है अगर आप अर्ली पिकअप कर लिया तो इलाज पूरा संभव है। अच्छा, what role does KRAS Jenny play? Activity should emerge in a few years in pancreatic cancer. सो अगर हम बात करते हैं पैंक्रियाटिक कैंसर की, तो देखा गया कि ऑलमोस्ट 90% कैंसर्स में केरास एक जीन होता है जो म्यूटेट हो जाता है। इसके म्यूटेशन से क्या होता है कि जो एक नॉर्मल ग्रोथ को रुकनी चाहिए थी पैंक्रियास के सेल्स की, वो रुकती नहीं है, तो वो अंधाधुंध बढ़ते जाते हैं, जिस कारण से कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो आजकल अब इस पर्टिकुलर जीन के अगेंस्ट दवाइयां आनी शुरू हो गई हैं जो इस म्यूटेशन को रोकती हैं। तो अगर आप इस म्यूटेशन को रोक पाते हो तो वो कैंसर ग्रोथ भी रुकनी शुरू हो जाएगी। तो कुछ कुछ दवाइयां काफी प्रॉमिसिंग रोल के साथ आ रही हैं, और मुझे लगता है कि और थोड़ी सॉलिड या स्ट्रॉन्ग मेडिसिन इस पर्टिकुलर जीन के अगेंस्ट आती हैं तो डेफिनेटली हम कैंसर पेशेंट का सर्वाइवल को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं, और ये फ्यूचर रहने वाला है कैंसर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। थैंक यू सर।